हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम कुछ कंपाउंड्स करने वाले हैं डी ब्लॉक के। हमारा जनरल इंट्रोडक्शन जो था डी ब्लॉक का वो कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 ये डी ब्लॉक का एलिमेंट का कंपाउंड है। बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, इसलिए आपको इसकी प्रेपरेशन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है करता है, ठीक है, किस तरह से खुद रिड्यूस हो जाता है, वो सारी चीजें, सारी रिएक्शंस यहाँ बताई जाएंगी। और एक चीज बता देता हूँ, ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शन है वो आपको आसान लगने लगेंगी थोड़े दिन पढ़ने के बाद, अगर आप लिख के देख रहे हो। लेकिन इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस जो है वो आसान नहीं लगती है। क्यों? पहली बात तो वो एक ही बार होती है, उसके बाद में दोबारा ऐसी रिएक्शन आएगी नहीं सामने, तो भाई उसकी रिवीजन नहीं हो पाती। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर रिवीजन आपने कर भी ली, सब कुछ ठीक रहा, रिवीजन भी हो रही है, उसके बावजूद इनऑर्गेनिक की रिएक्शन थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। मतलब होती कम है, वो अमाउंट कम है लेकिन टफ होती है, क्योंकि उनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता। तो इसी वजह से आप लोगों को जितनी भी KMnO4 की रिएक्शन अब करवाई जाएंगी अच्छे से याद करनी है। इसके ऊपर एडवांस लेवल में भी क्वेश्चन आता है, एडवांस लेवल में भी इसके ऊपर रिएक्शन का क्वेश्चन आता है सीधा, लर्निंग वाला। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चंस पता नहीं होते हैं या फिर मौके पर सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो क्वेश्चन लर्निंग वाला आ रहा है उसको तो याद किया जा सकता है। KMnO4 K2Cr2O7 इन दोनों में से एक के ऊपर पक्के तौर पर रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, उसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। KMnO4 बनाया कैसे जाता है, पहली बात। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, क्या काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो प्रिपरेशन देखिए इसकी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल नोन साल्ट ऑफ पर मैग्नेट permanganic acid and is prepared from the pyrolusite। ये pyrolusite और होता है भाई, और क्या होता है बताया कोई मुझे? जो रॉक सर मतलब कोई मेटल होता है जिसमें की मतलब मिट्टी और बाकी सारे मिनरल ज्यादा पाया जाता है। हाँ, एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर मिट्टी जहां पर एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है, उसको और बोलते हैं। और जिसको नॉट ओनली सिर्फ ज्यादा अमाउंट में होती है, ये वन ऑफ द रीजन नहीं है, मतलब और की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ज्यादा भी होनी चाहिए प्लस इकोनॉमिकली जिसे निकालना भी आसान होना चाहिए। कई बार कई चीजें ज्यादा होती हैं अमाउंट में बेशक, लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत महंगी पड़ती हैं, तो इसलिए उसको और नहीं बोला जाता, है ना। और कौन सा होगा फिर? जो इकोनॉमिकली बहुत सस्ता पड़ता और ज्यादा भी, दोनों टर्म्स को फुलफिल करता, लेकिन सस्ता पहले। ठीक है, तो वो और होता है। हालांकि आप और दोनों को बोल सकते हो, जिसमें ज्यादा अमाउंट है उसे बोला जा सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग द पायरोसाइट ओर। तो देखो पायरोसाइट ओर लिया हमने, मिट्टी ली, इसको फ्यूज किया किसके साथ? आइदर विद KOH और K2 CO3 के साथ। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ इसको फ्यूज करेंगे। फ्यूज का मतलब क्या है? इसको सॉलिड है तो इसको लिक्विड बना लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मतलब घोल के इसको लिक्विड बना लेंगे। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KNO3। तो KNO3 के साथ में या फिर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऐसा करेंगे। तो फ्यूज्ड मास टर्न्स ग्रीन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट है, सॉरी परमैंगनेट नहीं है, K2MnO4 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, MnO2 ये हमारा और था, ठीक है, वो ये पायरोल्यूसाइट और है MnO2, इसके अंदर KOH डाला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर डाला, तो ये बन गया। या फिर हमने उसने क्या कहा था, K2CO3 डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, MnO2 में K2CO3 डालेंगे तब भी यही बनेगा, बस वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दोनों में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, और एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KNO3, या फिर KNO3 भी डाल सकते हैं, ऑक्सीजन की जगह पर KNO3 भी डाल सकते हैं। in the presence of atmospheric oxygen or any other KNO3। अब ये KNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑक्सीजन ही चाहिए थी तो ये मिल गई। ये समझ में आ गई दोनों रिएक्शन है सबकी हो? यस सर। है ना, इजी है, नथिंग स्पेशल। फ्यूज्ड मास इज एक्सट्रैक्टेड विद द वाटर। इसको पानी के साथ में साफ करते हैं एंड द सॉल्यूशन इज नाउ ट्रीटेड विद द करंट ऑफ क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट द मैग्नेटाइट इनटू परमैग्नेट। तो किसके साथ में इसको ट्रीट किया जाता है ये देखिए जरा, एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। ये जो मास है इसको पानी के साथ में एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं विद करंट ऑफ क्लोरीन। करंट ऑफ क्लोरीन का मतलब क्लोरीन गैस की एक मतलब फुफकार जिसको बोलते हैं ना, क्लोरीन गैस किसी सिलेंडर से बाहर निकल रही है लगातार, वो करंट ऑफ क्लोरीन। समझ में आ गया, करंट ऑफ क्लोरीन। या फिर ऑक्सीजन हो सकती हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, टू कन्वर्ट मैग्नेट टू
मैग्नेट टू पर मैग्नेट, मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। K2MnO4 को KMnO4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्लोरीन के साथ में या फिर ऑक्सीजन O3 के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया भाई? Yes sir. तीनों रिएक्शन है KMnO4 बनेगा, बस तीनों में KMnO4 है। बाई प्रोडक्ट अगर याद नहीं रहते हैं कोई खास बात नहीं है, ये ध्यान रख लेना, लेकिन रिएक्टेंट जरूर याद रहने चाहिए। और प्रोडक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है अगर यहाँ एसिडिक मीडियम हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहाँ हो रही है अभी, ये वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है MnO2। मैग्नीज कितना है 4 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में है Yes sir. और यहाँ पर 7 में है, 7. और यहाँ कितना था 4 दूना 8, 2 गए 6 में था, 6. ठीक है। तो ये देखिए भाई जरा समझ में आ गया सबको, 6 था Yes sir. नंबर, 7 और 4 हो रहा है, एक कम हो रहा है 2 घट रहा है, यानी कम और ज्यादा दोनों हो रहे हैं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। अब यहाँ एसिडिक मीडियम कौन सा था कोई बताएगा? यस Sir CO2. हाँ लेविस एसिड, लेविस बेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ लेविस कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में, तो ये समझ में आ गया होगा ना, तो ये याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम का काम कर रही है। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH। अब देखो इसने सारी कहानी तो लिख दी लेकिन कमर्शियली को अलग से बताया है, कमर्शियली अलग से बताया गया। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड, commercially it is prepared by fusion of MnO2 with KOH followed by electrolytic oxidation of magnate। MnO2 और KOH वाली वो रही रिएक्शन, उसके बाद में क्या करते हैं ये लोग इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ये क्लोरीन व्लोरीन के साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बस ये होता है अभी। MnO2 ग्रीन है, सीधा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, MnO4 नेगेटिव आ जाएगा, MnO4 2 नेगेटिव से 1 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है ये, प्रेपरेशन ना बोर्ड में भी आती होती है, सीधा आ जाता है KMnO4 को प्रिपेयर करके दिखाइए, तो इसको ध्यान से याद कीजिए। In the laboratory, magnate 2 ion salt are oxidized by peroxo disulfate to permanganate। peroxo disulfate का यूज करते हैं S2O4 2 नेगेटिव, दैट इज दिख रही है भाई, आयनिक रिएक्शन है, सीधी सी बात है। इसमें ये Mn2 पॉजिटिव है ना, इसको ऐसे मान लो K2Mn, नहीं MnC क्या बोलेंगे इसे, MnCl2 ऐसा मान सकते हैं इसे। यस समझ में आ रहा है? Yes sir. है ना। तो इसी तरह से इसके आगे K2 लगा दीजिए, फिर ये वाटर ठीक है, इसके आगे KMnO4 लग जाएगा, इसके आगे H2 लगा दो, ज़्यादा ठीक है ना, H2SO4 है। वैसे ये हाइड्रोजन से यहाँ लगे हुए पड़े हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये जो है ये बहुत अच्छा कंपाउंड होता है, पर्पल कलर का होता है, या फिर आप इसे वायलेट कलर बोल सकते हैं। वायलेट कलर देखा है? Yes sir. सभी ने वायलेट कलर देखा होगा, है ना। वायलेट कलर का होता है, ये एक्चुअल में पर्पल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बाद में अगर आप इसको हल्का सा, एक छोटा सा दाना, कितना बहुत ही छोटा, एक रेत के कण के जितना दाना लीजिए और उसको एक बाल्टी पानी के अंदर डाल दीजिए, आपको बिल्कुल पिंक कलर नजर आएगा, बिल्कुल पिंक। ज्यादा डाल देंगे तो वायलेट हो जाएगा, पर्पल वायलेट, ठीक है। क्लियर है? Yes sir. अब आगे बढ़ते हैं जरा, इसके यूजेस बताऊंगा आपको। इट इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन मॉडरेटली सोल्यूबल होता है पानी में। वैसे तो हमें जनरली पता लगता है कि हाँ KMnO4 सोल्यूबल है, लेकिन ये मॉडरेटली है, ठीक ठाक, जल्दी से सोल्यूबल नहीं होता KMnO4, ठीक है। बट जब आप पानी में घोलेंगे ना तो बहुत जल्दी, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी घुल रहे हैं, तो क्योंकि कलर बहुत जल्दी देगा। कलर भले ही वो दे रहा हो, बट कलर देने के बावजूद वो पूरी तरह से पूरा अच्छे तरीके से नमक की तरह तो नहीं घुलता है, कुछ उसमें दिक्कत रहती है, इसलिए इसको मॉडरेटली बोलते हैं, ठीक ठाक, अच्छा है, मतलब आप कह सकते हैं अच्छा है, जस्ट ठीक ठाक को अच्छा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। क्लियर है ये बात सबको? Yes sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं KMnO4 की। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, लाल दवाई नाम से जो दवाई जानी जाती है वो KMnO4 ही होता है, पता है सबको? Yes sir. है ना। लाल दवाई क्या काम आती है, चलिए पता है तो बताइए जरा, क्या काम आती है लाल दवाई? सर ये चोट पे लगाया जाता है। हाँ, चोट पे किस लिए लगाते हैं, किस लिए लगाया जाता है लाल दवाई को चोट पे? सर शायद इन्फेक्शन ना हो इस वजह से।
हाँ सर इन इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसको चोट के ऊपर लगाते हैं, लाल दवाई के नाम से जानी जाती है। अब एक चीज बता देता हूँ आपको, जैसे स्कूल में बताया था सर ने, है ना, ठीक है बिल्कुल। पहले आती थी, आजकल तो खैर ये डेटॉल वगैरह आ गए हैं तो ऑब्वियस है लोगों को मतलब मॉडर्न चीजें आ गई हैं, लेकिन पहले लाल दवाई के नाम से घरों में भी रखी होती थी, बड़ा बड़ा इजीली रखी होती थी, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लाल दवाई। ठीक है, कुछ भी जख्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे आजकल सैवलोन लगाते हैं, पहले डेटोल लगाते थे, डेटोल जलता था, सैवलोन जलता नहीं था, है ना, तो लोगों को लगता था कि ये ठीक क्या करता होगा, इसी तरह से लाल दवाई लगाया करते थे ताकि जख्म के ऊपर इन्फेक्शन ना हो। क्या करता है ये पता है, जो बैक्टीरिया जख्म के ऊपर आएगा, मान लीजिए आपका बेयर बिल्कुल मतलब बिना पट्टी वाला, जनरली पट्टी इसलिए बांधी जाती है ताकि बाहर से हवा में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो लगातार आपके मुंह से, नोज से आपके लंग्स में जाते रहते हैं, तो हमारा लंग्स बहुत अच्छा होता है, वो बैक्टीरिया वायरसेस को हमारा इम्यून सिस्टम मार डालता है जैसे वो ब्लड में मिलते हैं। ठीक है, यानी आप लगातार बैक्टीरिया वायरस खा रहे हैं। यही वजह होती है कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद अपने आप सड़ जाता है, उसी जगह पड़ा पड़ा, भले ही वो अच्छा कमरा ही क्यों ना, उसमें से स्मेल आने लग जाती है इंसान में से। क्यों? क्योंकि जो हवा में बैक्टीरिया वायरस है, अब मरा हुआ इंसान का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं हवा के थ्रू। हवा तो जा ही रही है अंदर बाहर, वो तो हर जगह पर है, हल्का फुल्का पंखा भी चल रहा है तो भी हवा हिल रही है, तो वो हमारी बॉडी में अंदर भी जाएगी बाहर भी जाएगी, और इस तरह से वो वहां ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और उनको कोई मारने वाला होता नहीं है तो वो अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, ये वजह होती है कि बॉडी सड़ जाती है। तो इम्यून सिस्टम जब तक है तब तक हम ठीक ठाक हैं, उसके बाद में तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है बॉडी में से, याद रख लेना। ठीक है, ज्यादातर लोगों को लगता है ना कि हम पता नहीं कितने के सोने के बने हुए हैं, ऐसा लगता होगा कईयों को, है ना। अब तो जीवित होने की फीलिंग भी खत्म हो जाएगी सर। तो सोचे मतलब सड़ने लग जाता है इंसान। और अगर इसी तरह से अगर आप जख्म को खुला रखेंगे, हालांकि जख्म को खुला रखने पर हमारा इम्यून सिस्टम फिर भी काम करता है, इतना जल्दी हमें इन्फेक्शन नहीं होता, बट एटलीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसके ऊपर सैवलोन या डेटोल या फिर लाल दवाई लगाई जाती है। तो लाल दवाई क्या करता है, बैक्टीरिया जैसे उसके ऊपर आता है, सैवलोन डेटोल का अलग एक्शन है, लाल दवाई का अलग है। तो लाल दवाई KMNO4 जैसे बैक्टीरिया उसके ऊपर आता है, जख्म के ऊपर बैठा है, तो KMNO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, बैक्टीरिया की सेल को। तो हमारी सेल को नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, हमारी सेल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, हमारी भी कुछ सेल्स मर जाएंगी बट बैक्टीरिया भी मर जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, हमारी कुछ सेल मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बैक्टीरिया मरने से बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यस, क्लियर है बेटा ये बात सबको? यस सर। सर ठीक लेकिन है। बैक्टीरिया तो कोई केमिकल मतलब रिएक्टेंट है नहीं, वो तो सेल है ना एक। हाँ, तो सेल के अंदर KMNO4 घुस गया, KMNO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कर देगा, हमारी सेल को भी तो मार डालता है, अच्छा, हमारी उसके सेल अंदर से ऑक्सीडाइज कर देता है। और क्या, अंदर उसके कुछ जो भी मटेरियल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, बस गया। क्लियर है? ओके, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना यही काम फिर K2Cr2O7 भी कर सकता है, वो भी हम आगे बढ़ेंगे उसको, है ना। वो भी क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये मिथ मत बना लेना कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऐसा किया जा सकता है, कई बार हम ऐसा कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमें नॉलेज हो गई है, जब ये वही काम कर रहा है तो दूसरा भी वही काम करेगा। यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि दूसरा वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? K2Cr2O7 हमारे लिए पॉइजनस होता है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर फैलाता है। KMNO4 लाल दवाई की तरह जख्म पे यूज कर सकते हो। K2Cr2O7 पोटेशियम पर सॉरी डाई पोटेशियम पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, अगर आप बेयर हाथों से, बस अपने हाथों से उसको टच कर लेते हो, उसके येलो कलर का पाउडर होता है उसको टच कर लेते हो, तो आपके हाथों में वो अंदर घुस जाएगा और आपके ब्लड में मिल जाएगा। और उसके अंदर जो क्रोमियम 6 होता है ना, क्रोमियम 6 वो आपके DNA से रिएक्शन कर लेता है और उसको कार्सिनोजेनिक, उसको कैंसर फैला देता है। समझ में आया सभी को? यस सर। काम वो भी Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग वाला करेगा, कुछ सेल को मार देगा, बैक्टीरिया सेल को भी मार देगा, सारे काम करेगा अगर आपने जख्म पे लगा लिया। लेकिन एक अच्छा और काम करेगा, अंदर घुस जाएगा, DNA वाली सेल के अंदर घुस जाएगा, DNA को डिस्टर्ब कर देगा और वो फिर DNA बागी बन जाएगा, और फिर बॉडी को लगेगा ये मेरी सेल है ही नहीं, और उसको लगेगा कि ये मेरी बॉडी नहीं है तो इसको खाओ, और ऐसे हमारी सेल्स हमारी बॉडी को खाने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंसर। और धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है, समझ लो एक परजीवी हमारी बॉडी के अंदर जिंदा है और वो धीरे धीरे परजीवी हमें मार रहा है, जबकि होता हमारी बॉडी का पार्ट है। समझ गए? मतलब दोनों चीजें सेम काम करती हैं, बिल्कुल डिट्टो करती हैं, K2Cr2O7 और पोटेशियम KMNO4, ठीक है, परमैंगनेट भी, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से एक को ही एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है, दूसरा तो एज ए कार्सिनोजेनिक एजेंट है। डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज, अभी से क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि Yes, sir. केमिकल्स Yes, sir. का रिएक्शन हमें देख के लगता है भाई ये इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, ये भी वही काम करेगा जो पहले वाला कर रहा है। ठीक है, आपका अंदाजा वो वाला काम तो वो कर देगा, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा काम भी वो करता है क्या? क्योंकि वो इंडिविजुअल एंटिटी है, तो दूसरा काम जो करेगा वो फिर खतरनाक वाला काम कर सकता है। समझ गए ना? इसलिए अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग लगाइए, बहुत अच्छी बात है, बट उस पर एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। उसको परसेप्शन मत बनाइए कि मैंने सोच लिया तो ये सच ही होगा, है ना? मेरा सोचा हुआ हमेशा सच होता है, ऐसा नहीं है। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं भाई। तो KMnO4 जो है क्या करता है? इफेक्ट ऑफ हीटिंग KMnO4 को हीट करने पर K2MnO4 वही पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। ऑन ट्रीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 से KMnO इज टेकन इज एक्सेस, अगर ये एक्सेस में लेते हैं फॉर्म मैग्नीज हेप्टोक्साइड, ये बनाता है भाई एन एक्सप्लोजिव। अब देखो इन्होंने लिख रखा तो मेरे को बताना पड़ेगा, वरना मैं बताता भी ना। ठीक है, सुनना चाहते हो क्या? बता Yes, दो sir. सर। टेकन इन एक्सेस इट फॉर्म मैग्नीज हेप्टोक्साइड, इसका नाम याद जरूर रखिएगा, मैग्नीज हेप्टोक्साइड वाया पर मैग्नेटाइल सल्फेट विच डिकम्पोजेज एक्सप्लोजिव ऑन हीटिंग। तो देखिए भाई मैग्नीज हेप्टोक्साइड बन जाता है ये, ठीक है। अब ये क्या होता है पता है? एक एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है, मतलब आप इसको गर्म, इन्होंने बताया ना कि मैग्नीज हेप्टोक्साइड बन जाएगा, 7 ऑक्सीजन लगेंगे। और किसके थ्रू बनता है? पर मैग्ने क्या लिखा हुआ है? मैगानाइल सल्फेट विच डिकम्पोजेज एक्सप्लोजिव ऑन हीटिंग। अगर उसको हीट करोगे तो वो भी डिकम्पोज हो जाता है और एक्सप्लोजिव भी हो जाता है, और ये भी एक्सप्लोजिव होता है। दोनों चीजें एक्सप्लोजिव होती हैं, ठीक है, दोनों के दोनों बॉम्ब बनाने का काम करते हैं। ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, यहाँ पे लिखा होगा जितना काफी है, ठीक है। ज्यादा समझना आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा रीड करेंगे पता लग जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावरफुल होता है, बिल्कुल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कली, एल्केलाइन बेस में डालोगे तब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, न्यूट्रल डालोगे तब भी, एसिडिक सॉल्यूशन में भी, तीनों में काम करता है, तीनों में। एल्कली एंड न्यूट्रल मीडियम में कैसे काम करता है? अब जरा ये देखिएगा भाई, एल्कली एंड न्यूट्रल मीडियम, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 रिड्यूस टू मैग्नेट, ये मैग्नेट में रिड्यूस हो जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास आउट होते हैं ये काउंट कर लेना। देखो जरा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर हो रहा है, ढूंढ सकते हो? बैलेंस्ड है ना ये? देखिए जरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन, Yes, sir. देखिए जरा कितना हो रहा है, है किसी के पास आइडिया? सर 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। सर वो सिर्फ बराबर है। अरे बराबर तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए सर KMnO4 2 में? इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, वहाँ पे सर प्लस 2। 7 में और वहाँ पे प्लस 6 में। ठीक है, और दो 2 है। इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव ही होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके Mn4 2 नेगेटिव बन जाएगा, Mn4 2 नेगेटिव, ठीक है। Mn4 1 नेगेटिव, Mn4 2 नेगेटिव बन रहा है एक इलेक्ट्रॉन से, लेकिन बैलेंस इक्वेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर दिखा रही है। हाउएवर इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन KMnO4 is converted to MnO2 which appear to brownish precipitate। तो अगर ये डाइल्यूट होता है तो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। KMnO4 वाटर के साथ में डाइल्यूट कर दिया, MnO2 बनाएगा। अब वहाँ MnO4 नहीं बना रहा, KOH प्लस ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन दे रहा है। अब जरा बताइए जरा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर हो रहा है? सर 4 का। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक MnO2 बनाएंगे, ऑब्वियस है, तो 2 4 बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन इन KMnO4 इटसेल्फ इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम के अंदर कुछ इस तरह का बिहेव दिखाता हो, यानी डाइल्यूट कर दो या लगभग न्यूट्रल कर दो, एक ही बात है। MnO2 4OH, ये गड़बड़ कैसे है भाई? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, क्या चक्कर है? ये 2 है, ये 3 है, अच्छा ये 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, KMnO4 क्या कर रहा है? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा देखिए, KMnO4 है ये, ऊपर वाला नहीं था, वो K2MnO4 था। कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर है? सर 3 इलेक्ट्रॉन्स का। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये तीनों डाटा ना आपको याद रखने हैं, तीनों डाटा, मतलब KMnO4 जब एल्कली बेसिक मीडियम में होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, जब डाइल्यूट में जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, डाइल्यूट या न्यूट्रल कह लो एक ही बात है। और जब वो, नहीं ये गड़बड़ है भाई,
कि कुछ ऐसा होता है, चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। एक वर्ड आता है BAN, बैन नाम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। तो बेसिक में कितने दिखाता है? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता है, 2, 5 और समथिंग 3 ऐसा कुछ दिखाता है। 3, 5, 2 ऐसा कुछ दिखाता है। अभी 5 किसमें दिखाएगा? यहाँ 4 दिखाएगा, यहाँ 3 दिखाएगा, यहाँ पर 5 दिखाएगा। रिएक्शन से तो नहीं समझ में आ रहा है। चेक करो जरा फटाफट इसको। सर 2, 4, 3 2, 4 और 3, व्हाट इज दैट? क्या चीज है वो? बी बेसिक में 2, एसिडिक में, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ ना। ऑक्सीजन पे नहीं गिनेंगे क्या सर? ऑक्सीजन नहीं सर, दोनों में -2 में है क्या? हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ अभी आपको। एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर होता है, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। 5, 3, 1, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, 5, 3, 1, ठीक है। यही चीज मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, 5, 3, 3 सर हो सकता है इक्वेशन बैलेंस ना हो वाली। हो सकता है। सर उस ओ में एक बार ये जो बेसिक वाली है ये बता दो एक बार। बेसिक वाली एल्कलाइन मीडियम, यही ये देखिए, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 के अंदर, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन के अंदर ये रिएक्शन करता है K2MnO4। देखो सीधी सी बात है, इसको रिड्यूस होना है, KMnO4 K2MnO4 बनाएगा, ठीक है, 7 से 6 बना देगा, बस ये तो याद रखना है। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है एक हिसाब का, और ये काम भी नहीं आता। काम आता है ये ऑक्सीजन कितने डोनेट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम मतलब ये एक ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर हुआ है, KMnO4 में 7 था 6 हो गया। इसको बोलते हैं ये एन फैक्टर, और ये आपको याद रखना भाई, एन फैक्टर BAN से याद रख सकते हैं, बैन से 351, ठीक है। एसिडिक में 5 होता है, बेसिक के अंदर 3 होता है, और न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल मतलब स्लाइटली बेसिक, याद रख लेना। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है। तो एसिडिक के अंदर देखिए सबसे ज्यादा, बेसिक के अंदर कम हो गया, न्यूट्रल में सबसे कम हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक में सबसे ज्यादा, बेसिक में कम, न्यूट्रल में सबसे कम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ABN आपकी चॉइस है, कैसे भी याद रखें, लेकिन ये होता है ऐसे ही। क्लियर है भाई सबको? सर जैसे कि एसिडिक मीडियम में इसके ऑक्सीड मतलब एन फैक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाएगा। हाँ बिल्कुल यही मतलब है, और यही चीज ना पेपर में भी आती है, ठीक है। +1 में आप लोगों ने किया होगा, आई थिंक +1 के अंदर आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले लेसन के अंदर इसके बारे में आता है। इसको हम यूज भी करते हैं, सेम चीज K2Cr2O7 के लिए भी देखेंगे कि एसिडिक बेसिक में कैसा बिहेव करता है। वो लगभग बराबर सा करता है, लेकिन इसमें काफी बड़ा फर्क आता है, ठीक है। इसको बैन वर्ड से याद रखते हो, ABN से याद रखते हो। एसिडिक में सबसे ज्यादा, बेसिक में बीच में रहेगा, न्यूट्रल में सबसे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। 5, 3, 1 वो याद रखिएगा। मुझे लगा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसे आने चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेसिक के हिसाब से 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए न्यूट्रल के हिसाब से 1, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एसिडिक के हिसाब से 5। अब ये नंबर कैसे आ सकता है जरा बताओ, है कोई आइडिया क्या? इसको सही करेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ा छोड़ेंगे। सर वो नीसेंट ऑक्सीजन के लिए शायद एक होता है, नेसेंट ऑक्सीजन का 1 होता है, चलो ठीक है मान लिया। देन व्हाट टू डू, 3 कैसे निकलेगा? सर 3 से दो पूरी एमएल के रिएक्शन लिए हमारा कितना आ रहा था? यहाँ पे 2 आ रहा था ना, सर। 2 से 3 बनाना तो बहुत मुश्किल है, कोई मल्टीपल वाला है ही नहीं कुछ इसमें कि हम 3 बना सके, है ना। सर शायद वो बैलेंस ना हो, आगे 3 आ जाए KMnO4 और हाँ, K2MnO4 कुछ के। ऐसा ऑक्सीजन जब वो रिलीज करेगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ आएगा, ठीक है। हाँ वो ढंग से बैलेंस नहीं है, चलो छोड़ो फिर, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं, ये हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अदर रिएक्शंस।
अब ये तो थी इसकी कॉमन रिएक्शन है, बहुत कॉमन। प्रिपरेशन कैसे किया, आसान ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोसिव है, देखो मैं पता क्या करता था, ऐसी चीजें ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता था, भले पेपर में आए ना आए, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता था। और ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक दिन मैंने कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए। फिर मुझे समझ में आया कि ये चीज अच्छी नहीं है, पता नहीं हम क्यों एक्सप्लोसिव को स्टडी करें, फिर मैंने वो सब हटा दिया। तो आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, सभी इंसान अपने अपने हिसाब से सुनते हैं, आपको क्या सुनना है, सिर्फ आप वही सुनना चाहोगे। मैं 50 बातें बताऊंगा, लेकिन आपके पॉइंट की कोई बात बता दूंगा, वो आपको याद रह जाएगी, है ना कमाल की बात। ह्यूमंस कितने स्ट्रेंज होते हैं। यस तो इसलिए कहते हैं, फिर याद रखने का तरीका क्या है, उस बात को इंटरेस्ट से सुनिए। किसको, जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, इंटरेस्ट हमारे हाथ में होता है क्रिएट करना, वैसा। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल सिंपल और बड़ा साधारण तरीके से रिएक्शन दे रखी है, हालांकि बुक में आपको थोड़ी लंबी चौड़ी रिएक्शन मिलेगी। वहां पर क्या मिलेगा, एसिडिफाइड KMnO4। तो सबसे पहले एसिडिफाइड KMnO4 क्या होता है भाई, ये रहा एसिडिफाइड KMnO4 एल्कलाइन था, ये क्या है, डाइल्यूट KMnO4 है। एसिडिफाइड कहाँ है भाई, सर ऊपर वाला है वो शायद से, नहीं सर ऊपर वाला था शायद। ये छोड़िए कोई बात नहीं। तो मतलब जो भी था, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एसिडिफाइड KMnO4 पर्पल है, ठीक है। तो यहाँ एसिडिफाइड क्या करेगा, न्यूट्रल या वीक एल्केलाइन। अब इसको याद रखना, एल्केलाइन जो है वो न्यूट्रल हो सकता है या वीक हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल या वीक। इट इज नॉट कंप्लीटली कि आप इसको कंप्लीटली बोल दो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। ये 100%ली कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा, हल्का सा पार्शली वीकली एल्केलाइन ही होगा, 100% न्यूट्रल तो काम ही नहीं करता है, सिंपल ये कहा जाता है। तो न्यूट्रल को न्यूट्रल मत मानना, वीकली एल्केलाइन ही मान लो, और जो एल्केलाइन होता है वो तो एल्केलाइन है ही है। तो देखिए एसिडिफाइड KMnO4 पर्पल, H2S को क्या करेगा, वो सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन, सल्फर न्यूट्रल हो गया, 2 नेगेटिव था सल्फर, यस यस सर। यस सर 2 नेगेटिव से 0 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया। यहाँ SO2 के अंदर ये 4 नेगेटिव था, यस सर 4 पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव है, हाँ 4 पॉजिटिव ऑक्सीजन लगा हुआ। और यहाँ कितना हो गया, 2 6 पॉजिटिव, पॉजिटिव, 6 हो गया, 2 हो गया, हाँ 2 नेगेटिव हो रहा है, 6 पॉजिटिव, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिए इसने, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। सर KMnO4 तो ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अरे वो -2 से 0 हो रहा था ना, तो मुझे लगा ये कम ही होएगा, वो कम नजर आया मुझे, जबकि ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिएगा। ऑक्सीजन स्टेट लिखूं क्या, एक बार वैसे दिखा देता हूँ, आप लोग खुद नोट कर लेना। ये कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 4, एक नेगेटिव है, 3 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, एक नेगेटिव है, 5 प्लस 5, तो 3 से 5 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब हर जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है, ये भी एक अच्छी चीज है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा एसिडिफाइड KMnO4 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बन रहा है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का एक है ना, क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन बना रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, यहाँ 2 लगेगा बेटा, वो Cl2 है ना, ये बैलेंस नहीं है, डेफिनेटली ये भी बैलेंस नहीं है, इसी तरह से कुछ गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोमीन से ब्रोमीन, ये भी 2 लगना चाहिए, आयोडीन से आयोडीन, ये भी 2 लगना चाहिए। तो जहां पर भी आपको इस तरह के, अभी आपको क्या I नेगेटिव मिलेगा, ये मिलेगा Ki प्लस KMnO4 प्लस एसिड H2SO4 लिख दो। ये समझ में आ गया बेटा। यस सर। ऐसे रिएक्शन आएगी और पूछा प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट आ गया I2, बात खत्म, ये तो पक्का आएगा, समझ गए। यस सर। कुछ इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आसानी से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ शक्ल देख ली याद हो गया तो हो गया। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, ये बहुत काम की चीज है भाई। हाँ +1 में आप लोगों ने कर रखी है डेफिनेटली। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, ओनली फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता A2Cl2O7 या KMnO4 से। क्लियर है बेटा। सर मतलब KMnO4 हॉट है, गोल्ड है, इसका भी फर्क पड़ता है। हाँ उसका भी पड़ता है, उसका रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा, और कुछ नहीं आने वाला।
ठीक है, तो ये देखिए सिर्फ यही है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। बाकी अगर कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो CH3COOH, ये क्या करेगा पता है? इसको ऑक्सीडाइज करना हो तो कैसे करता है? सर इसको मतलब अगर एसिडिक है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसको कीटोन में एल्डिहाइड या एल्डिहाइड में बना देगा। कीटोन के अंदर है ना, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर इस तरह से कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। याद रखिएगा +1 में ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन थी। H2C2O4 क्या चीज है? ये ऑक्सैलिक एसिड, इसको भी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी, ठीक है। फिर H2O3 2 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव, इसको S4O6 2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। 6 दूना 12, 2 नेगेटिव है, 14 हो गया। 14 S4 कितना भैया इसके ऊपर चार्ज? सर 2.5 और समथिंग 2.5 3 पॉइंट यस सर 3 पॉइंट 3.5 आएगा बेटा। सर वहाँ पे माइनस बार है ना, वहाँ पे -2 जाके +10 हो जाएगा वो। क्या माइनस? सर ऑक्सीजन 6 है ना, तो -12 हो गया, और वो चार्ज -2 है तो उधर जाके +10 हो जाएगा ना, उसके बाद अपॉन में 4 आएगा। -12 चार्ज है, एक मिनट, ठीक है, -12 चार्ज है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, सही है सही है। तो ये माइनस का 10 ढाई हो जाएगा। खत्म हो गया तो 2.5 आएगा, बिल्कुल सही है सही है। यस सर। मैं गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। ऐसी चीजें तभी होती हैं जब हम उसको थोड़ा सॉल्व नहीं करते हैं अच्छे से। अगर पेन नोटबुक से सॉल्व करो तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती है। Mn2 पॉजिटिव, MnSO4 कलरलेस होता है, ये बात भी याद रखिएगा, ये कलरलेस होता है, ये चीज ध्यान रखना। और MnO4 से MnSO4 ये बनेगा, ये भी दिखा रखा है इसने कि इससे ये बनेगा, कलरलेस बनेगा। समझ में आ गया? बाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट था ये, प्लस H2SO4, ठीक है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2S डालेंगे तो S तो बनेगा, साथ में ये भी बनेगा। समझ में आ रहा है? SO4 2 नेगेटिव तो बनेगा, साथ में ये भी बनेगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। है ना? बढ़िया रिएक्शंस दिखा रखे हैं यहाँ पर। ब्रोमीन नेगेटिव से, अब देखो ये एल्कलाइन या वीक एल्कलाइन या न्यूट्रल के अंदर आ गया। ब्रोमीन नेगेटिव से BrO3 नेगेटिव बन गया, आयोडीन नेगेटिव से IO3 नेगेटिव बन गया, H2O3 नेगेटिव 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव बन गया, Mn2 पॉजिटिव से MnO2 बन गया, यानी 4 पॉजिटिव बन गया। और MnO2 हर जगह पर बनेगा ही बनेगा, तो Mn2 पॉजिटिव डालोगे तो सीधा MnO2 ही बनेगा, वो तो डायरेक्ट आ गया, है ना। और बाकी ब्रोमीन डाल रहे हो तो ब्रोमीन B 3 दूना 6, ब्रोमीन ऑक्सीडेशन कितना हुआ पता है? ब्रोमीन Br2 नहीं निकलता यहाँ पर, उसमें क्या निकल रहा था? Br2 एंड I2। यहाँ पर क्या Br2 और I2 निकल रहा है? नो सर। यहाँ BrO3 3 दूना 6 नेगेटिव है, एक नेगेटिव बचा हुआ, मतलब 5 पॉजिटिव ब्रोमीन है और 5 पॉजिटिव आयोडीन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और वो 0-0 हुए थे, माइनस से 0 हो गए, बस इतना किया एसिडिफाइड ने। लेकिन न्यूट्रल वाले ने, अब स्लाइटली बेसिक ने क्या किया? 5 पॉजिटिव बना दिया, तो ये ज्यादा बनाता है भाई, ठीक है। इस केस में तो ये ज्यादा बना रहा है। आगे देखिए H2O3, यहाँ पर H2O3 दिया हुआ था ना, ये रहा H2O3 2 नेगेटिव में आ रहा था, यहाँ पर S4O6 2 नेगेटिव बन रहा है, लेकिन ये H2O3 को SO4 2 नेगेटिव बना रहा है। क्लियर है ये सबको? यस सर। डिफरेंशिएट करके अच्छे से देख लेना। और वहां बन रहा था MnSO4 यानी Mn2 पॉजिटिव, ये तो Mn2 पॉजिटिव है Mn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ये आगे और फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। सिंपल सी बात है, ये ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, एल्कलाइन या बेसिक। समझ में आ गया भाई? यस सर। न्यूट्रल, एल्कलाइन, बेसिक जो भी दे गए। आगे देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब ये इसी का भाई है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम इफेक्ट है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क है कि अगर इसको आपने टच कर लिया अपने हाथों से तो ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, कैंसर फैलाता है, याद रख लेना, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है कैंसर, है ना। तो इसलिए इसके अंदर कैंसर फैलाने वाला फैक्टर कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम जब 6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में होता है, वैसे शायद क्रोमियम नहीं कहता कुछ, लेकिन 6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में क्रोमियम कार्सिनोजेनिक होता है, हमारे डीएनए के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ये अच्छी चीज नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। तो यहाँ पर देखिए प्रेपरेशन दिखा रखी इसकी, द क्रोमेट और इज रोस्टेड विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द रिवर्बिरेटरी फर्नेस। ये रिवर्बिरेटरी फर्नेस क्या होती है पता है भाई? कितने बच्चों को पता है?
यस, किसी को पता है क्या? नो सर। भट्टी होती है ये। No, sir. ईंटों की भट्टी बना दो, रिवर्बिरेटरी फर्नेस बोलेंगे उसे। फर्नेस का मतलब भट्टी ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब आग जल रही हो काफी सारी, वो भट्टी। वो तो पता होगा, देखा होगा सभी ने। यस सर। शादियों Sir. के अंदर कुछ इस तरह का चूल्हा बना देते हैं और उसके ऊपर ऐसे वाली कढ़ाई चढ़ा देते हैं, है ना, और उस कढ़ाई के अंदर मतलब यहाँ आग जल रही होती है, तो ये भट्टी है। नीचे वाली ये भट्टी होती है, हलवाई लोग इसको भट्टी बोलते हैं ना। यहाँ पर आग जल रही है फुल ऑन और हमारी कढ़ाई के अंदर लड्डू वड्डू बन गए, ऐसा कुछ। तो वो रिवर्बिरेटरी फर्नेस, उसको फर्नेस का मतलब भट्टी होता है, रिवर्बिरेटरी मतलब पर्टिकुलर शेप स्टाइल को बोल देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्रोमाइट ओर। तो ये है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला है FeO.Cr2O3। अब देखो सिर्फ यही नहीं होता उस मिट्टी में, उसके अलावा भी बहुत सारी मिट्टी जैसी चीजें भी हम साफ करते हैं, बहुत कुछ साफ करते हैं, और उसके बाद में जाके क्रोमाइट ओर हमारे पास इस फॉर्म में आता है और इसमें भी इम्प्योरिटियां हैं। इसको सीधा मत माना कीजिए, ये इम्प्योर होता है, ये याद रख लेना। आगे देखिए क्या है फिर Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, हीट करते हैं, रोस्टिंग इन एयर। रोस्ट करना क्या होता है? किसी चीज को पकाना होता है ना, रोस्ट करते यस हैं। सर। भूनना जिसे बोलते हैं, तो भून रहे हैं इसको हवा में, बस हवा के साथ में इसको पकाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, लाल बना रहे हैं इसको, है ना, खोआ निकाल रहे हैं इसमें से, दूध में से, वैसा है कुछ। तो ये हमारे पास Na2CrO4 बन जाएगा, Fe2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे काम करते हैं, ठीक है। ये क्रोमेट आयन बनेगा, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट नहीं है ये। सोडियम है तो सोडियम क्रोमेट रहेगा, पोटेशियम नहीं है फिलहाल। समझ में आ गया सबको? यस सर। सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर की पोजीशन में सीधा सीधा बन गया। एक रिएक्शन तो होगी, दूसरी रिएक्शन देखिए क्या है। रोस्टेड मास एक्सट्रैक्टेड विद द वाटर when Na2Cr2 goes into the solution leaving behind insoluble Fe2O3। Fe2O3 insoluble होता है, तो वो सॉल्यूशन में उसको गर्म कर रहे हैं तो ये लिक्विड बन जाता है। Na2CrO4 goes into the solution leaving behind, इसको ये इनसोल्यूबल इसको छोड़ देता है। इसको क्या करते हैं? रोस्टेड मास एक्सट्रैक्ट करते हैं विद वाटर, पानी के साथ में, तो ये घुल जाता है और वो रह जाता है इनसोल्यूबल। आयरन है, आयरन का ऑक्साइड इनसोल्यूबल ही होता है। The solution is then treated with calculated amount of H2SO4। H2SO4 के साथ में calculated amount के साथ वो करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल इसके फिक्स होने चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। calculated amount of H2SO4। Na2CrO7 बनेगा, Na2SO4 प्लस वाटर। अब हमारे पास ये देखिए हमारा असली वाला बन गया, कुछ नहीं किया, H2SO4 के साथ ट्रीट करवा दो, सेकंड रिएक्शन। तो क्या बना? Na2 की जगह K2 लगा दो तो K2Cr2O7 बन गया, बात खत्म। यस यस सर। तो वो कैसे बनेगा? तो देखो इसको KCl के साथ में ट्रीट करवाइए, सीधा बन गया K2Cr2O7, ठीक है। कैसे ट्रीट करवाया? द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड व्हेन लेस सोल्यूबल Na2SO4 क्रिस्टलाइन आउट। इसको कंसंट्रेट कर देते हैं, जब ये क्रिस्टल आउट हो जाता है देन सॉल्यूशन इज फर्दर कंसंट्रेटेड व्हेन क्रिस्टल आर ऑब्टेन, फिर से क्रिस्टलाइन करते हैं, जब इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद KCl ऑरेंज रेड। ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, वैसे येलो नजर आता है लैब में, तो मैंने देखा वो येलो सा नजर आता है, बट ऑरेंज रेड कह सकते हैं। ऑरेंज रेड मतलब येलो ही हो गया। ऑरेंज और रेड दोनों कलर नहीं है, ऑरेंज रेड के बीच से येलो टाइप, ठीक है। सर यहाँ पे जो हमने इसको कंसंट्रेट करवाया वो किससे, मतलब कैसे कंसंट्रेट करवाया था? हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसका, घुला हुआ है ना, देन ट्रीटेड विद KCl। इसको KCl के साथ में ट्रीट करवा दो। इसको कंसंट्रेट करवाया था ऊपर वाले सॉल्यूशन को। यस सर, उसमें दिखा था ना। इसको क्या सर इसमें किसके साथ कंसंट्रेट किया, समझ में नहीं आया ये। बताता हूँ। देखो क्या हुआ, हमारा ये बन गया, बनने के बाद में अब ये क्या कह रहा है? सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड व्हेन लेस सोल्यूबल इज क्रिस्टल आउट। ये सॉल्यूशन अपने आप कंसंट्रेट हो जाता है जब ये सोल्यूबल कम होता है सॉल्यूशन में, पानी में, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? बैठ जाएगा अपने आप नीचे सॉलिड बन के, है ना। यस सर। तो ये बैठ जाएगा तो ये अपने आप कंसंट्रेट हो गया, बस ये ऐसा बोल रहा है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। K2 प्रेफर्ड एज ओवर। अब देखो K2Cr2O7 क्यों बनाया? Na2 ठीक नहीं था क्या? Na2 सोडियम भी तो बात वही है, पोटेशियम तो छोड़ के चला ही जाएगा, सोडियम भी छोड़ के चला जाएगा, तो इसको प्रेफर क्यों करते हैं ओवर Na2 एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन? बिकॉज Na2Cr2O7 इज हिग्रोस्कोपिक। हिग्रोस्कोपिक क्या होता है भाई?
पता है किसी को? एनीवन नोज अबाउट दिस हिग्रोस्कोपी? नहीं पता नो क्या? सर। ठीक, देखिए No. हिग्रोस्कोपिक होता है जो वाटर को बहुत ज्यादा लेवल पर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जैसे CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है बड़े तगड़े अमाउंट में, ठीक है। हल्का सा भी पानी होगा एनवायरनमेंट में उसको सोख लेगा, ड्राई कर देगा एनवायरनमेंट। ऐसा ही ये होता है Na2Cr2O7 हिग्रोस्कोपिक वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेने वाला, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब हो गया तो ये हमारा मतलब लिक्विड बन जाएगा, थोड़ी देर में लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। डब्बे में बंद कर दिया तो भी लिक्विड बन जाएगा, सॉलिड रहेगा ही नहीं। इसलिए Na2 को प्रेफर नहीं करते, K2 को प्रेफर करते हैं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। आगे Yes, देखिए sir. हिग्रोस्कोपिक का मतलब याद रखिएगा बस, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे देखिए CrO4 नेगेटिव क्या चीज है ये पता है? K2CrO4 क्रोमिक पोटेशियम क्रोमेट H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में K2Cr2O7 अपने आप बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, उसको सीधा सीधा वही बना रहा है क्रोमिक एसिड को। ये देखो ये रहा और ये रहा और ये बन गया, एक ही बात है। आयनिक रिएक्शन लिख रखी है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको हम नहीं मार्क करने वाले हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ Na2Cr2O7 इज हायर देन K2Cr2O7। हाँ, सोल्यूबल बाई Na2Cr2O7 ज्यादा जल्दी होता है बजाय कि इसके, ठीक है। किसके अंदर सोल्यूबल? शायद वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। वजह ये हिग्रोस्कोपिक होता है ना, तो पानी में जल्दी घुलेगा कि नहीं? यस ठीक है, Yes, sir. ये बस वैसा ही है। आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इट इज ऑरेंज कलर रेड क्रिस्टलाइन मॉडरेटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर में मॉडरेटली, ठीक ठाक, मॉडरेटली का मतलब सोल्यूबल है, फीबली फ्रीली हॉट वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है। मेल्ट होता है 398 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड है, अगर गर्म करेंगे तो 398 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगा। ये केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए अब जरा इसकी। इफेक्ट ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो K2CrO4 बन जाएगा, वही क्रोमिक एसिड बन जाएगा, और पोटेशियम क्रोमेट, सॉरी क्रोमिक एसिड कह रहा हूं, तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा हीट करने पर, और Cr2O3 प्लस O2 भी रिलीज करेगा, ऑक्सीजन तो रिलीज करेगा ही करेगा, लिबरेट ऑक्सीजन। और ये रिएक्शन याद रखनी है, ये ऑक्सीजन वाली, ये सारी रिएक्शनों में से कोई भी रिएक्शन आ सकती है, सब इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कोई भी मिस नहीं करनी है। प्रेपरेशन वाली, फिर नॉर्मल वाली, और फिर उसके बाद में ये जो इन्होंने अदर रिएक्शन निकाली है, ये अदर नाम है बस, लेकिन इनमें से एक रिएक्शन पक्का आती है। H2S सल्फर बना देता है, वो पहले वाला भी यही कर रहा था। SO2 को SO4 2 नेगेटिव बना रहा है, ये भी वही, वो पहले वाला भी यही कर रहा था। NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में बना रहा है, SO4 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में बना रहा है, 3 को 4 में बना रहा है। SN2 को SN4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, टिन 2 पॉजिटिव को 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयरन 2 को आयरन 3 में, ब्रोमीन को Br2 में, आई को I2 में, और अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ऊपर से फिर इसने ये दिखाया कि ये सब होने के बाद में क्रोमियम 3 जो है वो Cr2SO4 थ्राइस बनाएगा। मतलब कितना हो गया, 3 गुना 6, 3 पॉजिटिव रहा, 3 पॉजिटिव, हाँ 3 पॉजिटिव बाद में बच जाता है। यहाँ क्रोमियम है 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव क्रोमियम बच जाता है। सभी रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट में ये बचेगा। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. पूरी टेबल ना 2 बार क्रैम करके रट्टा मार लेना पूरी टेबल का, और कुछ नहीं है, और उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना K2Cr2O7 और KMnO4 के ऊपर। उसके बाद में मेंस उठा सकते हो, एडवांस उठा सकते हो, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो नहीं हो रहा है मेरे पास भेज सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बता देना, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ 2 मिनट का हुआ तो ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेट सी बात है भाई, फिर हम उसको कभी पूरी क्लास को करवा देंगे, ठीक है, उस हिसाब से। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है भाई, एक NaCl K2Cr2O7 H2SO4 CrO2Cl2 रेड ब्राउन रेड ऑरेंज पेपर। देखो ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह हैं ये टेस्टों में यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे इनके साथ टेस्ट करते हैं कोई ना कोई कलर होता है इनका, और इनका कलर जो है दूसरा कलर को फेड हो जाता है, और यही चीज तो हमें चाहिए थी, जो कलर है वो दूसरा कलर फेड, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, और इसी से हमारा बेनिफिट है, डेफिनेट सी बात है। तो यहाँ पर देखिए एसिडिफाइड, तो ये क्या हुआ, नीचे बन गया येलो, NaOH से ट्रीट करवाते हैं जैसे इसको, तो वो येलो हो जाता है। समझ में आ गया? अभी रेड ऑरेंज वेपर बनेंगे और वो येलो हो जाएगा। ये NaCl के टेस्ट के लिए यूज होता है, NaCl, ठीक है।
यस सर। NaCl के अंदर मतलब NaCl का जब टेस्ट लगाते हैं ये NaCl है कि नहीं, तो ये सोडियम के टेस्ट के लिए ऐसा कुछ यूज होता है, सोडियम का डिटेक्शन टेस्ट ऑफ सोडियम। हम जब साल्ट एनालिसिस वाला करेंगे उसके अंदर ये टेस्ट आएगा, बिल्कुल डिट्टो रिएक्शन आएगी, टेस्ट भी आएगा। यहाँ पर याद कर लो, वहां पर याद कर लो, बात एक ही है। सेकंड देखिए, एसिडिफाइड K2CR2O7 के अंदर जब H2O2 मिलाते हैं ईथरल सॉल्यूशन, ईथर में, इन्हें ईथर मतलब सॉल्वेंट ईथर है हमारा, गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CrO5, डीप ब्लू कलर होता है इसका। CrO5 डीप ब्लू कलर है, और ये पता होगा सबको इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है भाई इसका, डबल बॉन्ड हो, और इसमें पर ऑक्सी बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं सर। 2 हैं। ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं पर ऑक्सी बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो होता है, ठीक है, इसी की वजह से डीप ब्लू कलर होता है, दैट इज इट। रिएक्शन विद अल्कोहल इज यूज्ड इन ड्रंकन ड्राइव टेस्ट, ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए जरा, खतरनाक लेवल की एक हद से पार कर दिया हमने लेवल। KMNO4 लाल दवाई की तरह यूज होता है, K2CR2 किसके तरह यूज होता है, ड्रंकन ड्राइवर जो है ग्रीन कलर दे देता है ये ड्रंकन ड्राइवर। वो पुलिस वाले फूक मरवाते हैं ना, फूक मारो इसके अंदर, उनके पास एक डब्बा होता है, वो फूक मारने पर ये जो पोटेशियम क्रोमेट है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ये एक्चुअल में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ग्रीन कलर रिलीज करता है, तो इसलिए इसको ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट में भी यूज किया जाता है। समझ में आ गया बेटा, ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट, यस सर। ठीक है। इसकी रिएक्शन देखते हैं कहाँ पर है, रिएक्शन दे रखते हैं नेक्स्ट पेज पर, नहीं रिएक्शन नहीं भी, रिएक्शन ढूंढ के इसकी याद करना, ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। सर ये C2H5 क्या रोल करता है फिर इसमें? C2H5, अरे बेटा ये अल्कोहल है, ये ऐसा होता है, CH3 CH2 अल्कोहल और OH, हाँ ये है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है ये, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनाता है, अल्कोहल को कुछ बनाता है ना ऑक्सीडेशन करके, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और ग्रीन कलर भी देगा। ग्रीन कलर किस चीज का होता है, ये रहा ग्रीन कलर, ठीक है सर ऊपर कहीं था इसका रिएक्शन एथेनॉल के साथ, ये रहा, हाँ ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा, बिल्कुल यही है, सही है। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, K2CR2O7 एसिडिफाइड होता है ऑलरेडी इनके पास, और ये बना देगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दिया इसने, लेकिन इसके बाद में ये जो साथ में बनता है दैट इज प्रॉब्लमेटिक, ये वाला, ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर देता है, और दारू पीने वाले बंदे का पता लग जाता है किसने दारू पी। यस क्लियर है बेटा? यस सर। ये वाले रिएक्शन ये वाली है, चलो इसको मिला देते हैं, ठीक है, और ये है वो ग्रीन कलर, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, आपको याद रही, क्लियर है भाई? यस अब सर। देखो KMNO4 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई कलर चेंज नहीं देता, लेकिन ये कलर चेंज देता है। बट देखो इसको टच करना भी खतरनाक होता है, और हम इसको फूक मारने के लिए दे रहे हैं, तो कोई दारू पिया हुआ बंदा हो, कोई ड्रंकन, और वो सक कर जाए तो उल्टा, तो उसकी तो कहानी हो जाएगी खराब, है ना? नहीं हो रहा तो भी कैंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। चलिए भाई, ये तो थे डी ब्लॉक एलिमेंट, अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी तो अब हम शुरू करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अब जरा मुझे ये आप लोग बताएंगे। पीरियोडिक टेबल के बीच में ही आते हैं, तो सर डी ब्लॉक के भी अंदर आते हैं नहीं, डी के भी अंदर आते हैं तो इनर ट्रांजिशन, डी होते हैं ट्रांजिशन, डी के भी अंदर आते हैं तो इनर ट्रांजिशन। यस क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए जरा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट एफ ब्लॉक पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, पोजीशन कहाँ होती है? तो सीरियम से ल्यूटेनियम और थोरियम से लवरेशियम तक, 58 से 71, 90 से 103, ये दे रखा नीचे लैंथेनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज। इसको लैंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज क्यों बोलते हैं, बताएगा कोई? एक लैंथेनियम से शुरू होता है और एक एक्टिनियम से। नहीं, वो तो सीरियम और थोरियम से शुरू होते हैं। मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है ना, जो मतलब इन डी ब्लॉक में देखा जाता है। ऐसा? तो फिर पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होते हैं? वो डी जहाँ एंड होता है वहां से पी देखेंगे। इज दिस? नो, इट्स नॉट ट्रू। सर लेकिन वहाँ पे मतलब
जो एफ ब्लॉक एफ जो वो है एटॉमिक ऑर्बिटल, वो जहाँ से शुरू होता है मतलब उससे पहले वाला एलिमेंट लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं ना। लैंथेनम और एक्टिनोइड, एक्टिनम, लैंथेनियम सॉरी। ठीक है, वो होते हैं, मान सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको लैंथेनम और एक्टिनोइड सीरीज क्यों कह दिया? ध्यान देना इस बात पे, मैंने आंसर दिया था आपको। लैंथेनम और एक्टिनम। सर हाँ बोलो, याद आया? डी ब्लॉक में मतलब वो दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं में हम लोग इनको पूरा मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, उसका साइज बहुत बढ़ सकता था। दैट्स नॉट द राइट, ये नहीं है सही। तो फिर आवाज आ रही है जो मेरी? यस गाइस, यस सर। ठीक है। तो फिर क्या चीज है, मैंने आपको बताया था, शायद याद हो, अब याद आ जाएगा जब मैं बोलूंगा। जो लैंथेनम और एक्टिनियम है, उनकी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानी चाहिए एफ में, एफ में पहला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से वो आ जाते हैं डी में। यस, समझ में आया? यस सर। तो वो डी में पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं एफ में। क्यों? क्योंकि जब वो रिएक्शन करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन वापस एफ में आ जाता है और एफ वाली सारी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इसलिए लैंथेनॉइड और लैंथेनम और एक्टिनियम जो है वो एफ ब्लॉक में पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं डी में, क्योंकि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन आता है डी में। बिल्कुल सही है, पढ़े जाते हैं एफ में। क्यों? क्योंकि जब एक्सेप्शन है ना, आना तो एफ में ही चाहिए था, बट जब रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन, वो वापस इलेक्ट्रॉन एफ में आकर ही एफ वाले बिहेवियर वाले ही सारे के सारे चीजें दिखाता है। इसलिए ये एफ में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड पढ़े जाते हैं, लैंथेनम और एक्टिनियम। अब लैंथेनम और एक्टिनियम एफ में पढ़े जाते हैं, तो इसलिए एफ ब्लॉक की सीरीज के नाम उनके पहले एलिमेंट के नाम से होने चाहिए, और वो पहला एलिमेंट लैंथेनम है। समझ में आया? ना कि वो फॉर्मर है, फॉर्मर के नाम से नहीं जाने जाते। क्लियर Yes, है? sir. ये चीज याद रखना, मैंने पहले ही बताई थी, याद है किसी को? ये बात मैंने बताई थी, यस नहीं है? सर। भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए लैंथेनम और एक्टिनियम, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना दोनों की, लैंथेनम और एक्टिनियम की, आपको समझ में आ जाएगा। Lanthanum resemble with yttrium in most of their properties, so it become necessary to accommodate all the 15 element in one place. ये देखो, lanthanum, lanthanoids assemble yttrium with yttrium in most of their properties. Yttrium से resemble करते हैं lanthanoids, so become necessary to accommodate all the 15 elements together in one place. It has been done by placing the first element lanthanum below yttrium and placing the remaining, ये क्या बोल रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन सेपरेटली इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्यूबिकल। कुछ समझ में आया क्या बोला इसमें? नहीं सर। लैंथेनॉइड यट्रियम, यट्रियम क्या होता है? वो तो लैंथेनॉइड, सर लैंथेनियम के ऊपर वाला एलिमेंट। हाँ वही है, पहले के ऊपर आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो लेना देना, लैंथेनॉइड रिजेंबल विद यट्रियम, इज दिस in most of their सर वो तो properties. डी ब्लॉक एलिमेंट है ना एट्रियम। So it become necessary to accommodate all 15 elements in together one place. सारे 15 एलिमेंट, मतलब यट्रियम को उसके साथ मिला लिया, ठीक है, मिला लिया, मान लिया। This has been done by placing the first element lanthanum below yttrium. यट्रियम के नीचे लिखते हैं lanthanum, placing the first element yttrium के नीचे lanthanum लिखते हैं, ठीक है, and placing the remaining 14 elements separately in lower part, बाकी सबको लोअर पार्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक। अरे बकवास है ये, प्योर बकवास। इन लाइनों कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इनको, पढ़ना भी मत। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे ही कुछ भी बता रहे हैं। बाकी यट्रियम से प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं मुझे ये नहीं कंफर्म है, लेकिन बाकी की सारी चीजें तो बकवास है, नीड नॉट टू रीड दैट। तो देखो भाई, ये अब आपको नंबर, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 58 से 71, 90 से 103, ठीक है। सीरियम टू ल्यूटेरियम, थोरियम टू लवरेशियम, लैंथेनॉइड्स रेयर अर्थ मेटल, इनको लैंथेनोन्स भी बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, रेयर अर्थ बोला जाता है। शुरू में जब मिले थे तो हमें लगा था कि अर्थ में रेयरली पाए जाते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया ये रेयर अर्थ नहीं होते हैं, अर्थ में भर भर के पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लैंथेनॉइड आर रिएक्टिव एलिमेंट, डोंट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। रिएक्टिव होते हैं, ऑब्वियस है, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। मोस्ट मिनरल, मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल ऑफ लाइटर लैंथेनॉइड आर मोनाजाइड। हाँ, ये इसके ओर्स हैं भाई, ठीक है। मोनाजाइड, सिराइट जिसमें सीरियम मिलता है, ऑर्थाइट,
and for heavier lanthanoids gadolinite and xenotime. xenothine होता है शायद, THIN होता है, xenotime तो नहीं होता, THIN and thine होना चाहिए। चलो फिर भी वही स्पेलिंग को सही नहीं कर रहा, देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें 3 शेल भरेंगी, लास्ट शेल 6 होगी, मान लो लैंथेनोइड के केस में 6s, इसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर 6s में तो 2 होंगे, चेक की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट शेल 5d, इसके अंदर एक्सेप्शन आते हैं 0 से 1 तक। फिर उसके बाद में थर्ड लास्ट शेल f 4f, 14 नहीं होंगे वो, 1 to 14, 0 to 14 मत करना, 1 to 14 आएगा। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। तो क्या 5s Yes. ही आना चाहिए? ये दोनों नहीं आएंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इनको मैं काट रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। These will be spoiled। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम 6s के लिए माने, 7s के लिए माने तो मतलब 7th शेल के लिए, तो 7th शेल के लिए होगी 7s2, फिर 6d 0 to 1, 0 to 1 होगा, 0 to 2 होगा भाई, 2 भी हो सकता है क्या सर? 0 to 1 2 हो सकता है, नहीं हो सकता? नो सर सर। एक में था, तो एक एक्सेप्शन मतलब एक्टिनियम वाली सीरीज में। थोरियम, थोरियम एक डबल एक्सेप्शन होता है, याद है किसी को? सर पैलेडियम था ना वो तो। पैलेडियम तो मतलब प्लस थोरियम डी ब्लॉक में था। अरे 2 थे, 2 जगह पर इंपॉर्टेंट लगा हुआ था, एक थोरियम भी था, डबल एक्सेप्शन, उसमें डी के अंदर 2 चले जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, उसको नीचे आ जाएगा वो। सर यहाँ पे 5f नहीं आएगा? हाँ ये मैंने ऊपर से कॉपी कर दिया, सॉरी बेटा, 5f ही आएगा, यू आर राइट। ठीक है, ये 5f आएगा। तो ये 2 हैं लैंथेनोइड और एक्टेनोइड सीरीज के लिए, ठीक है। सिंपल और साफ, ये दोनों सीधी दिखाई दे रही है, बट मुझे एक्टेनोइड के लिए अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि डी में 0 to 2 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। इट इज नोटेड दैट द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इन द एटम्स इज नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं है, ये भी हमें पता है। 5d इलेक्ट्रॉन सेपरेट टू गैडोलिनियम, ये गैडोलिनियम एक एक्सेप्शन होता है, वो 5d में 1 आ जाता है, ठीक है। नोट दिस इज ड्यू टू द 4f 5d इलेक्ट्रॉन्स आर अबाउट सेम पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से ऐसा कुछ होता है। ये लिख सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, समथिंग लाइक दैट। ऑन द अदर हैंड द फिलिंग ऑफ f ऑर्बिटल इज रेगुलर इन ट्राई पॉजिटिव आयन। बाकी केसेस को देखते हैं तो बाकी फिलिंग f ऑर्बिटल ठीक ठाक करे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर लूजिंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल श्रिंक इन साइज। आउटर इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर देंगे, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से s के 2 उड़ गए, यहाँ d का 1 उड़ गया, उसके बाद में f का उड़ेगा, है ना? यस और नॉट? यस सर। सबसे पहले सबसे बाहर वाली शेल उड़ती है, फिर अंदर वाली, फिर सबसे अंदर वाली। तो अगर वो उड़ गए तो क्या होगा? न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आफ्टर लूजिंग आउटर इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल श्रिंक इन साइज बिकम मोर स्टेबल, ये छोटे हो जाएंगे साइज में और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। पीएम इज ओनली सिंथेटिक रेडियोएक्टिव लैंथेनोइड, ये सिंथेटिक है यानी ह्यूमंस ने बनाया है, प्रोमीथियम नाम है इसका पीएम, और रेडियोएक्टिव लैंथेनोइड है। इन सब के नाम पढ़ के जरूर देखना, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यट्रबियम, यट्रियम था एक ऊपर हम पढ़ रहे थे, यट्रियम लैंथेनम के ऊपर आता है, ये यट्रबियम है, फर्क है दोनों में। ल्यूटेशियम, ल्यूटेटियम होता है, ल्यूटेटियम, ल्यूटेशियम तो नहीं, नाम गलत है, मैंने तो ल्यूटेटियम पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ एक बार, जो हमने डबल एक्सेप्शन लगा रखा था वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पर डबल एक्सेप्शन है, डी के अंदर 2 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आई एम राइट, क्वाइट राइट, ठीक है। ल्यूटेटियम ही होता है वो, नाम भी इन्होंने गलत दे रखा है, ठीक है। चलो पीरियोडिक टेबल फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं।
ये पीरियोडिक टेबल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, याद है सबको? यस सर याद है। इसमें सारे नाम वाम Yes. सब लगे हुए हैं, ये देखिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये सब के सब इसमें नाम वाम सब चढ़े हुए हैं, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे थोरियम डी में एस में 2 हैं, दिख रहे हैं यस सर। सबको? दिख रहे हैं ना, एस में 2, तो ये देख लीजिए एस में 2 और एफ में 0 है, ठीक है। एफ में यहाँ 0 हो सकते हैं और 7s2, तो भाई ये एक्सेप्शन है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी डी में 0 to 1 हो सकते हैं, और किसी में डी में 0 to 1 है, इसमें 0 to 2 हो सकता है। थोरियम एक्सेप्शन है इस केस में, तो मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ, मुझे लगा कि चेक करना ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 6D में 2 होते हैं एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, एक्सेप्ट थोरियम, it has 6D2 electronic configuration। याद रहेगा बेटा ये? यस सर। Yes. है ना, इसको याद रखना कि इसको छोड़ के बाकी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7 वालों के लिए ये रहेगी, और ये ल्यूटेशियम ही होता है, ल्यूटेशियम नहीं है, ल्यूटियम, ठीक है। मुझे लग रहा है इनमें नाम स्पेलिंग का फर्क है। ऊपर भी मैंने एक ये ज़ेनोथाइन होता है, ये ज़ेनोटाइन तो नहीं होता, ठीक है, ज़ेनोथाइन। ये था भी गैडोलिनियम और ज़ेनोथाइन, ठीक है। दैट इज इट। क्लियर है बेटा सबको? Yes. Yes, sir. पीरियोडिक टेबल को याद कर लेना, मैंने इसकी सारी ट्रिक्स आप लोगों को भेज रखी हैं, यू कैन लर्न दीज ऑल बाय हार्ट, सबको याद होनी चाहिए। अब एफ ब्लॉक कर रहे हैं, अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, चलो कोई बात नहीं है, एफ ब्लॉक हमने किया नहीं, अब एफ ब्लॉक कर रहे हैं, एफ ब्लॉक शुरू हो चुका है। डी ब्लॉक अगर आपको याद नहीं है, वेरी बैड, और अगर एफ ब्लॉक याद नहीं करोगे तो समझ लेना ये तो पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया आपके माइंड से, अगर ये याद नहीं है तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है, वो याद होना ही चाहिए। थोरियम डबल एक्सेप्शन है, उसके अलावा देखो सीरियम और थोरियम दोनों एक्सेप्शन है, गैडोलिनियम और क्योरियम दोनों एक्सेप्शन है, लास्ट वाले नहीं है एक्सेप्शन, और बीच में क्या है, थोरियम से पहले 4 जो वो एक्सेप्शन है, बस नेपच्यून तक। नेपच्यून एक ग्रह का नाम है, प्लेनेट नेम, यहाँ तक सबके सब एक्सेप्शन है। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes. तो ये एफ ब्लॉक के सारे आपको एक्सेप्शन याद होने चाहिए, लास्ट वाले दोनों एक्सेप्शन नहीं है, याद रख लेना, लास्ट वाले दोनों एक्सेप्शन नहीं है, ये कई बार दिमाग में घुस जाता है कि शायद एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं भाई, टाइम होने वाला है, लेट मी चेक कि कितने पेजेस के रह गए हैं ना, 3, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक, तो तब तक के लिए मैं फिलहाल एंड करता हूँ यहीं पे इसको, है ना, नेक्स्ट क्लास में लगानी है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा, तो आप लोगों को डाउट है यहाँ पर, एनी हैव एनी डाउट नाउ?